गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का लेक्चर 2 है, जिसमें लगभग हम सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि जैसे ये अर्थ है, ये ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल से जब हम पोल की तरफ जाते हैं सब ट्रॉपिकल, और सब ट्रॉपिकल से ऊपर टेम्परेट, और फिर ये आर्कटिक और ये एंटार्क्टिक सर्कल होती है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से यानी इक्वेटर से ऊपर जाएंगे तो ठंड बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। जैसे जैसे हम इक्वेटर की तरफ आएंगे गर्मी बढ़ती चली जाएगी। यानी टोटल टेम्परेचर एवरेज पूरे साल का 24 डिग्री से ऊपर होता है ट्रॉपिकल में, सब ट्रॉपिकल में 17 से 24 होता है, टेम्परेट में 7 से 17 होता है, और बिलो 7 डिग्री होता है आर्कटिक और एंटार्क्टिक में। क्योंकि यहाँ पे सनलाइट बिल्कुल सीधी गिरती है, तो इसलिए यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है। इंडिया जो होता है वो ट्रॉपिक, कुछ पोर्शन इसका सब ट्रॉपिक होता है, कुछ टेम्परेट होता है। यानी यहाँ पे होता है ये कर्क रेखा जो होती है, ये इंडिया को बीच में से डिवाइड करती है। चलो, मैंने बताया था आपको टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ ए स्पीसीज लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया एट ए पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड population. Total number of organism of different species living in a particular area at a particular time is called a biotic community. Biotic community means total number of species, all the species, ठीक है ना, लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया एट ए पर्टिकुलर टाइम, यानी लिविंग कंटेंट होता है। और इकोसिस्टम क्या होता है? लिविंग प्लस में नॉन लिविंग। तो आज हम इकोसिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और एक ओस्मो कन्फॉर्मेशन, ओस्मो रेगुलेशन वगैरह के बारे में बताएंगे। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। उससे पहले कुछ टॉपिक आते हैं, एनसीईआरटी में बहुत कम दे रखा है, पर आपको एक बार गो थ्रू होना चाहिए इनसे। वैसे 9th-10th में आपने पढ़े भी हैं ये, ज्योग्राफी में आते हैं। बायोम्स, लार्जेस्ट इकोसिस्टम जो होता है उसको हम बायोम्स कहते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आता है टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा जो प्रदेश होते हैं वो सारे के सारे, यदि हम देखें तो हिली एरिया जो नॉर्थ पोल की तरफ है, यहां मिलेगा, जहां पे बर्फ प्रेजेंट रहती है, आइस प्रेजेंट रहती है, और वहां पे टिम्बर लाइन आ जाती है। टिम्बर लाइन का मतलब उससे आगे पेड़ पौधे नहीं होते, सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है। तो यानी नॉर्थ ऑफ टिम्बर लाइन लोकेशन, टिम्बर लाइन का मतलब नो ट्री एग्जिस्ट, रहते नहीं। आर्कटिक हिल, ठीक है ना, आर्कटिक टुंड्रा भी कहते हैं। इट इज एब्सेंट इन साउदर्न हेमिस्फीयर, नीचे साइड में ये नहीं होते। इट हैज 8 × 10⁶ किलोमीटर एरिया ऑफ लैंड मास स्प्रेड इन अमेरिका, यूरोप, एशिया। एनुअल प्रेसिपिटेशन जो बारिश होती है लगभग 25 सेंटीमीटर पर ईयर के करीब होती है। एक्सट्रीमली कोल्ड होती है, यानी -3 से 30 से लेकर -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एवरेज रहता है, ठीक है, पूरे साल का। स्ट्रॉन्ग विंड विद स्नोफॉल इज कॉमन। अब एक बात बताओ, देखो ध्यान से, आपने देख लिया भी यहाँ पे बर्फ प्रेजेंट रहती है सारी की सारी, ठीक है। और समर जो होता है बिल्कुल थोड़े समय के लिए होता है, 45 से 75 दिन का होता है। हाईएस्ट समर टेम्परेचर इज 10 डिग्री, मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर इस एरिया का 10 डिग्री होता है। तो आप सोच सकते हो कितनी ड्रास्टिक कंडीशन होंगी वहां पे कि भाई आप सर्वाइव भी नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि वहां पे -30 से -40 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। 0 डिग्री पे तो बर्फ जम जाती है। तो ये जो चीज आती है ना, यहाँ पे कौन कौन सी स्पीशीज पाई जाती हैं, इनकी स्टडी करते हैं हम। यानी फ्लोरा क्या है और फोना क्या है। फ्लोरा मींस प्लांट कौन कौन से पाए जाते हैं वहां पे, ठीक है ना। स्पेगनम, मोस ब्रायोफाइटा, ये लाइकन की जो जो स्पीशीज है, क्लेडोनिया, ये वहां पाई जाती है। रिएंडियर मोस बोलते हैं इसको। सेलिक्स और बिटुला श्रब्स पाई जाती हैं। फुन्ना में बाइटिंग फ्लाई, मॉस्किटो, रिंडियर, पोलर बियर, फोक्स, वोल्फ, ये पाए जाते हैं। तो आपको एक पता होना चाहिए टुंड्रा प्रदेश होते क्या है। वो ठंडे प्रदेश होते हैं जहां पे जो होता है बर्फ प्रेजेंट रहती है, बहुत लो टेम्परेचर होता है, और सर्वाइवल के चांस बहुत कम होते हैं। फिर भी वहां पे कुछ प्लांट और कुछ एनिमल पाए जाते हैं जिनको हमने पढ़ लिया। क्योंकि जब भी टुंड्रा की बात आएंगी तो आपके मन में एक इमेज बन जाएगी कि टुंड्रा जो बायोम्स हैं वो हैं क्या। दूसरे नंबर पे आते हैं टेगा। टेगा को हम बोलते हैं कोनीफेरस फॉरेस्ट, कोन बनाने वाले। आपने जिम्नोस्पर्म जैसे नेट पर कई बार देखोगे ना, आप गूगल पे सर्च करके, कोन बियरिंग प्लांट जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। तो वहां पे उसका नाम होता है टेम्परेट नीडल लीव्स,
जैसे पाइनस पौधा होता है, देखिए जिम्नोस्पर्म के 3 एग्जांपल होते हैं, पाइनस, साइकस, जिंको बाइलोबा, एक एफेड्रा भी होता है। पर 2-3 तो आपके मन में जैसे मैं जिम्नोस्पर्म नाम लेता हूं तो आपको पता होना चाहिए, पाइनस, साइकस, जिंको बाइलोबा। पाइनस का जो पौधा उसमें कोन लगते हैं, कोन बियरिंग प्लांट होते हैं, फीमेल कोन बहुत बड़े होते हैं, ठीक है ना, और मेल कोन छोटे होते हैं, और इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म का एक डिफरेंस आपको मैं पता होना चाहिए, जैसे नाम लेता हूं मैं, इसलिए कई टर्मिनोलॉजी इसके अंदर वो आएंगी जो आपको डाइवर्सिटी में पढ़नी पड़ती है, पर एक बार पढ़ लो इसको, नुकसान नहीं है। तो टेम्परेट नीडल लीव्स होते हैं, टेगा वन बोलते हैं इसको, कोनीफेरस फॉरेस्ट होते हैं, रेनफॉल उसमें 25 डिग्री था, इसमें 10 से 35 सेंटीमीटर होती है। और जो होता है इसके अंदर फ्लोरा, देवदार, जूनिपर, यू प्लांट जो होते हैं, फोना के अंदर वोल्स, भेड़िए, माउस, रैबिट, स्क्विरल, गिलहरी वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और हिमालय के अंदर कोनीफेरस फॉरेस्ट, कोन बियरिंग प्लांट होते हैं, जैसे पाइनस का जो पौधा होता है, पाइनस के पौधे को आप आज जाके नेट पे सर्च करके देखना क्या क्या होता है वो, ठीक है। वैष्णो देवी को गया हो या कोई भी हिमालय पर्वत पे शिमला में गया हो तो वहां पे जो कोन गिरते हैं ना, कोन पानी में डाल दो 1-2 घंटा तो बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं, पानी से बाहर निकाल दो फैल जाते हैं। तो तीसरे नंबर पे आता है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है हमारे को, टेम्परेट होता क्या है, देखिए ये इक्वेटर, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, और यहां पे कौन सा हो गया, टेम्परेट। कौन सा हो गया, जो टेम्परेट रीजन है वो कर्क रेखा के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी इक्वेटर पे तो ट्रॉपिकल होगा, इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकली काउंट कर लो। उसके आगे क्या होता है, टेम्परेट, टेम्परेट से ऊपर आर्कटिक सर्कल होता है। तो जो बीच में, यानी जो इंडिया में पाए जाते हैं, ये जो कंडीशन है इंडिया में पाई जाती है, ये है टेम्परेट डेसिडियस। डेसिडियस का मतलब जिसके पत्ते गिर जाएं, जैसे सर्दियों में देखा होगा शहतूत के अंदर सारे पत्ते गिर जाते हैं। अब जैसे ही फरवरी का टाइम आएगा, यानी सर्दी थोड़ी कम होगी, तो पत्ते दोबारा आना शुरू हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट, जिनके पत्ते गिर जाएं, ठीक है ना। एब्सीशन तो होता है प्रीमेचर फॉलन ऑफ लीव्स एंड फ्रूट, और डेसिडस होता है वैसे सीजनल जो पत्ते साइड हो जाए इसके, ठीक है। फाउंड इन नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर, 18 into 10⁶ किलोमीटर टेम्परेट एरिया को कवर करते हैं। एनुअल रेनफॉल और बढ़ गई, पहले 25 थी, फिर 35 होगी, अब 75 से लेके 150 सेंटीमीटर तक। रिच ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ओक, बीच, पॉपुलर ट्री होते हैं, डियर, बियर, ऑल और स्पैरो पाई जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जिसका क्वेश्चन हर बार आता है भाई, इसलिए डिटेल में बताया गया ये। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं, इसमें सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है, ठीक है। यानी यदि बात करें कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज कौन से वन में मिलते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फाउंड इन वेस्टर्न घाट। जो इंडिया का मैप होता है, ये जो होता है ना, ये ईस्ट साइड कौन सी होती है, वेस्ट, ये नॉर्थ, और ये कौन सी होती है, ये जो होता है इसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं। गोवा वगैरह जो साइड होगी, मुंबई होगी, तो ये जो वेस्टर्न घाट है ना, ये लगभग वहां पाए जाते हैं मैक्सिमम। असम के अंदर, अंडमान के अंदर मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, 200 स्पीसीज पर हेक्टेयर के अंदर पाई जाती है लगभग, और 70 to 80% ऑफ ऑल इंसेक्ट यहीं पाए जाते हैं, 80 to 85% बर्ड्स भी यहीं पाई जाती हैं, यानी इसकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होती है। अब देखिए प्रोडक्टिविटी इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कितनी है, लगभग 12,000 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एक साल में 1 मीटर एरिया में इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। डेसिडुअस फॉरेस्ट की 8,000 है ये, और टेगा की 2,000, टुंड्रा की 200 किलो कैलोरी। तो ये याद करनी है आपने, मैक्सिमम किसकी मिलती है प्रोडक्टिविटी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। नेक्स्ट ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, वही जैसे टेम्परेट में डेसिडुअस फॉरेस्ट जैसे ट्रॉपिकल रीजन में भी होते हैं जिसके पत्ते गिर जाते हो, तो ये डेसिडुअस का मतलब होता है जिनके लीव शेड किए जाते हो। तो ट्रॉपिकल नाम से ही पता है, इक्वेटर लाइन पर जो वन हो। डेसिडुअस का मतलब जिसके लीव शेड हो जाए, ठीक है ना। और फॉरेस्ट
घने जंगल होते हैं। यानी क्लाइमेट इज वार्म, अल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड होता है, रेनफॉल इज 90 टू 160 सेंटीमीटर होती है, ब्रॉड लीव्स पाए जाते हैं। ठीक है, साल की लकड़ियां, चंदन की लकड़ियां, शीशम, कीकर, अकासिया जिसको बोलते हैं, डलबर्जिया शीशो शीशम का नाम है, अजाडिरेक्टा इंडिका नीम का नाम है। ठीक है, घास का नाम क्या होता है? साइनाडोन डेक्टिलोन। ठीक है ना, तो याद कर लिया करो, साइंटिफिक नेम भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और कैनोपी जो छाया होती है इसकी 10 से 20 मीटर तक मिलनी होती है इंडिया के अंदर। अब आता है मेडिटेरियन स्क्रब फॉरेस्ट, यानी कैप्रल वन भी बोलते हैं इसको। ये पैसिफिक कोस्ट, नॉर्थ अमेरिका में चिल्ली रेस जो होता है, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, वहां पाया जाता है। झाड़ियां होती हैं बहुत सारी, हर्ब होती हैं जो 1 मीटर तक की मैक्सिमम हाइट होती हैं नीचे कद की, जो साल 2 साल बाद डेड हो जाएं और जो कई साल तक जिए जाएं। शरब बोलते हैं उसको, झाड़ियां। जैसे हमारे यहाँ पे बेर वगैरह लगते हैं ना, तो थोड़ी बड़ी 1-2 मीटर तक की लंबाई होती है, पर वो पेरिन्यूअल्स होते हैं, कई साल तक जीतती हैं। एनुअल्स होते हैं जो 1 साल में मर जाएं। बाई एनुअल का मतलब 2 साल में, 1 साल में ग्रो करें, 1 साल में रिप्रोडक्शन करें। और पेरिनियल्स का मतलब होते हैं जो कई साल तक जीते रहे। नेक्स्ट आता है भाई ट्रॉपिकल सवाना वन, ग्रास लैंड विद स्कैटर ट्री। देखिए, एक तो मैं बताता हूं आपको, घास के मैदान होते हैं लंबे लंबे, कहीं कहीं पेड़ भी होते हैं उसमें, यानी ग्रास लैंड हो विद स्कैटर ट्री, उसको हम सवाना वन कहते हैं। ठीक है, अब घास के मैदान, प्रेसियस ऑफ यूएसए, कनाडा में, यूएसए कनाडा, स्टेपस ऑफ यूरेशिया, डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वेल्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, और पैम्पस ऑफ साउथ अमेरिका। यहाँ पे बहुत बहुत बड़े बड़े कई कई 100 किलोमीटर के अंदर घास के मैदान फैले हुए हैं। यदि उसमें स्कैटर ट्री भी हो जाए तो क्या बोलेंगे? सवाना वन। उसी तरह इसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, डेजर्ट क्या होते हैं। अभी एक टीवी पे ऐड आई हुई थी कुछ कई दिन पहले, एक आदमी बिल्कुल हिली एरिया पे बैठ के, एक नाव रख रखी उसने और यहां बैठा हुआ है वो। पत्रकार कहते हैं, जी आप इतनी दूर इतनी ऊंचाई पे पहाड़ की चोटी पे आके नाव रख के क्यों बैठे हुए हो? वो बोला, लोग ना शेर का शिकार कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं यहां बैठा हूं। शेर का शिकार और तुम्हारा यहां बैठने का कोरिलेशन बताइए। बोला, लोग शेर का शिकार कर रहे हैं। ठीक है ना, शेर क्या हो जाएंगे? सारे सारे कार्निवोरियस जितने भी हैं, शिकार करने वाले, खत्म हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? हिरन ज्यादा हो जाएंगे। शेर सारे मर गए तो क्या हो जाएंगे? हार्बिवोरियस एनिमल्स की संख्या बढ़ जाएगी और वो सारे घास को खत्म कर देंगे। ठीक है ना, तो वहां की धरती क्या बन जाएगी? डेजर्ट बन जाएगी। और जब डेजर्ट बन गई, तब जब बारिश आएगी, बाढ़ आएगी, तो एब्जॉर्ब करने वाला प्लांट तो एब्जॉर्ब करता है। एक प्लांट दिन में 100 लीटर पानी एब्जॉर्ब करता है, तो 95 तोड़ा देता है वो, ताकि वर्षा आ जाए। ठीक है, तो जब वो बाढ़ आएगी, तो जब बाढ़ का पानी यहाँ पे आएगा ना, तो मैं तैर के दूसरी जगह चला जाऊंगा। तो बड़ी एडवांस सोच थी इसकी। तो ये रीजन यही था कि जो डेजर्ट क्यों बने थे, क्योंकि जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं उनका शिकार करने लगे थे लोग बहुत सारा, और उसके शिकार होने की वजह से लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट क्या हुआ कि वहां पे हिरण वगैरह जो हर्बिवोरियस एनिमल्स थे वो ज्यादा हो गए, उन्होंने सारे घास को खा लिया और वहां की धरती क्या बन गई? पूरी तरह रेतीली बन गई, जैसे थार रेगिस्तान है इंडिया के अंदर। ठीक है, उसी तरह कोल्ड डेजर्ट है तिब्बत। ठीक है ना, गोबी डिजर्ट, हॉट डिजर्ट, थार हो गया, सहारा हो गया। ट्रू डिजर्ट रेनफॉल इज लेस देन, वास्तव मरुस्थल क्या होते हैं? जहां पे 12 सेंटीमीटर पर ईयर से कम बारिश हो, उसको हम डिजर्ट कहते हैं भाई। एक्सट्रीम डिजर्ट होते हैं रेनफॉल इज बिलो 7 सेंटीमीटर पर ईयर। और डिजर्ट के अंदर इवेपोरेशन जो होता है इज 70 to 50 टाइम्स देन रेनफॉल, यानी इसमें इवेपोरेशन जो होता है ना ज्यादा होता है और रेनफॉल कम होती है। कैक्टस के पौधे पाए जाते हैं, एनिमल कैमल होते हैं। जो कैमल होता है ना 10 मिनट में 100 लीटर पानी पी सकता है और 1 महीने तक बिना पानी के रह सकता है। स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती, पसीना नहीं आता उसको। उसके जो पैर होते हैं रेत में चलने के लिए बिल्कुल फ्लैट होते हैं, ताकि सरफेस एरिया ज्यादा कॉन्टेक्ट में आए, पैर अंदर ना घुसे। घोड़ा चलेगा ना रेत में तो अंदर पैर धस जाएंगे उसके, इसलिए कैमल को हम शिप ऑफ डेजर्ट कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं उसको।
और जो पहाड़ी एरिया पे जो बायोम्स पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट, टेगा और टुंड्रा, ये 4 पाए जाते हैं। लैप्स रेट 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 10 लेटीट्यूड जब जाते हैं ना हम, यानी 1000 मीटर की ऊंचाई पे जाएंगे तो 6.5 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। इसको हम लैप्स रेट कहते हैं। ये काफी पूछा गया पेपर में। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे ना तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पे जाएंगे, यानी 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे हम, तो 6.5 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा भाई। दूसरा होता है, ये मैंने बताया था आपको, ट्रॉपिकल रीजन में जो जीव पाए जाते हैं मेगाथर्म बोलते हैं इसको, सब ट्रॉपिकल में मीजोथर्म बोलते हैं, टेम्परेट में माइक्रोथर्म बोलते हैं, और आर्कटिक अंटार्कटिक में क्या बोलेंगे, एक्सीटोथर्म। ये जो टॉपिक है ध्यान से देखो, ये क्या दिख रखा है यहाँ पे, यूरीथर्मल। प्लीज ध्यान से सुने बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, डाइवर्सिटी में भी आता है, एनिमल किंगडम शुरू होगा ना। यूरी का मतलब होता है वाइड रेंज, थर्मल का मतलब टेम्परेचर, यानी वो जीव जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में जिंदा रह जाए, यानी 10 डिग्री पे भी जिंदा रह जाए और 80 डिग्री पे भी जिंदा रह जाए, ऐसे जीव का नाम होता है यूरीथर्मल। यानी दे कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब एक जीव ऐसा है कि जो 30 डिग्री पे जिंदा रहता है और 40 पे रहता है, 30 से नीचे भी मर जाता है, 40 से ऊपर भी मर जाता है। और एक जीव ऐसा है तो 10 डिग्री से लेकर 80 डिग्री तक जिंदा रह सकता है। अब बताओ यूरी थर्मल कौन सा है, ऊपर वाला, ये वाला, क्योंकि दिस ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, इट कैन सर्वाइव 10 डिग्री आल्सो इन 80 डिग्री, ठीक है ना। पर वो जीव जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में टॉलरेट किया जा सके या उससे ज्यादा टॉलरेट ना कर पाए, वो सर्वाइवल ना हो उसका, उसको हम बोलते हैं स्टेनोथर्मल। क्या बोलेंगे इसको हमें, स्टेनोथर्मल। बेटा ध्यान से देखो, यूरीथर्मल होता है जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव कर जाए, स्टेनोथर्मल वो होते हैं जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव करे। इसी तरह एक टर्म आती है यूरी हेलाइन, एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे रखा है, यूरी वाइड रेंज, हेलाइन का मतलब सेलिनिटी, यानी खारापन जिसको बोलते हैं, साल्ट एरिया। यानी एक जीव ऐसा है जो 30 डिग्री नमक में भी और 35 डिग्री साल्ट हो तब सर्वाइव करता है, इसके नीचे सर्वाइव नहीं करेगा, इसके बाद सर्वाइव नहीं करेगा। यानी इसकी रेंज क्या है, नैरो है। इसको बोलते हैं स्टेनो एलाइन। क्या बोलेंगे इसको, और जो 10% नमक में भी रहे और 40% नमक में भी रहे, इसको बोलेंगे यूरी एलाइन। यूरी एलाइन का मतलब इट कैन टॉलरेट, द ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, और इफ इट कैन टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी इट इज कॉल्ड स्टेनोहेलाइन। यूरी हेलाइन का मतलब वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, स्टेनोहेलाइन का मतलब नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी, यूरीथर्मल का मतलब वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, स्टेनो का मतलब नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब ये सेम टर्म मैंने बताया था बर्ड्स और मैमल्स, बर्ड्स और मैमल्स होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल। देखिए एमनियन लेयर बनी थी पानी से बाहर वाले जीवों में, यानी फिश और एम्फीबियन में पानी चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए, मेंढक पानी में रिप्रोडक्शन करता है, मेंढक का लार्वा पानी में होता है। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, 3 जीव ऐसे हैं, 3 क्लासेस ऐसी हैं कोडेटा में जिनमें एमनियन लेयर बनी थी, एमनियोटा बोलते हैं इसको। एमनियन लेयर डेसिकेशन से बचाती है, पानी में मैकेनिकल शॉक लगने का खतरा कम होता है, इसलिए इनकी डेवलपमेंट पानी से बाहर होती है। इसलिए पानी से बाहर होती है तो एक्स्ट्रा लेयर बन गई एमनियन। 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है, एमनियन, कोरियन, योक, अलेंटोइस। तो एमनियन लेयर रेप्टाइल से बननी शुरू हुई थी, इसलिए रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स तीनों को हम बोलते हैं एमनियोटा। बर्ड्स और मैमल्स होते हैं वार्म ब्लडेड, गर्म खून का मतलब गुस्सा जल्दी आता है ऐसा नहीं बोलते। वार्म ब्लडेड का मतलब होता है भाई एंडोथर्मल, हीमियोथर्मल, यानी इनका अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। डायरेक्ट एनसीईआरटी में है ये। होमियोस्टेसिस क्या होता है, मेरा टेम्परेचर 37 डिग्री है, चाहे मैं फ्रिज के अंदर बैठा हूं चाहे मैं आग के पास बैठा हूं, मेरा टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री। तो इंटरनल बॉडी की कंडीशन कांस्टेंट रहती है, इसको हम होमियोस्टेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
और वातावरण के अनुसार हर जीव अपने आप को ढाल लेता है, इसको अडेप्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अडेप्टेशन। अब हम धूप में जाते हैं ताकि सनलाइट डायरेक्ट मेरी बॉडी में ना घुसे, अल्ट्रावायलेट डायरेक्ट बॉडी में जाए, तो मेरी स्किन क्या करती है? मेलेनिन नाम का पिगमेंट सीक्रेट कर देती है स्किन में, इसलिए हमें थोड़ा डार्कनेस दिखाई देती है। वो डार्कनेस इसलिए होती है ताकि कम सनलाइट अंदर पहुंच पाए, नहीं तो स्किन कैंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये प्रोटेक्शन के लिए होता है। उसी तरह मेरी हार्ट बीट मान ली भाग लिया, हार्ट बीट बढ़ गई, तो तुरंत क्या होगा? जैसे ही हार्ट बीट बढ़ी मेरी बॉडी एडजस्ट करेगी, ठीक है ना, रेस्पिरेशन रेट, क्योंकि एनर्जी ज्यादा चाहिए, ऑक्सीजन, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा? मेरी बॉडी क्या करेगी? अपने आप को एडजस्ट करने के लिए क्या करेगी? रेस्पिरेशन रेट बढ़ाएगी, ठीक है ना, इसमें ज्यादा सांस लूंगा ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी। उसी तरह माउंटेन सिकनेस होती है, जो हिली एरिया में जाते हैं वहां पे ऑक्सीजन लेवल क्या होता है? कम होता है, तो क्या होता है? हमारे को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, थकान महसूस होने लग जाती है, क्योंकि हमारी आदत नहीं होती। हिली एरिया पर जो आदमी रहते हैं उनका स्टेमिना ज्यादा होता है हमारे से। फिर क्या होता है वहां पे? जब ऑक्सीजन की वहां पे कमी होगी तो क्या होगा? ज्यादा ब्लड बन जाएगा बॉडी में, रेनिन निकल आएगा किडनी से, जुक्स्टाग्लोमुलर सेल से, ठीक है। तो जैसे ही वहां पे रेनिन निकलेगा तो ब्लड फॉर्मेशन, आरबीसी बढ़ जाएंगी। अब जब हम हिली एरिया पे जहां पे ऑक्सीजन का लेवल कम है, तो एक आरबीसी थोड़ी सी भी यदि ऑक्सीजन लेके आएगी तो नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ जाएंगी, तो मेरी बॉडी में जितनी ऑक्सीजन चाहिए थी वो आरबीसी उसको कवर कर देंगे, ठीक है। पर हार्ट को पंप ज्यादा करना पड़ता है, ज्यादा आरबीसी, विस्कस ब्लड हो जाता है, ज्यादा गड्ढा हो जाता है, इसलिए कई बार हार्ट अटैक का खतरा भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है भाई एंडोथर्मल। मैंने बताया था वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब इनका अंदर का टेम्परेचर 37 ही मिलेगा। अब एक क्वेश्चन आया, एक चूहे को और एक मेंढक को मैंने फ्रिज में रख दिया, ऑक्सीजन सप्लाई कर दी, ये 24 घंटे के बाद निकाला, 0 डिग्री पे रख दिया मैंने दोनों को, तो दोनों का टेम्परेचर कितना होगा? चूहे का तो 37 ही मिलेगा यदि वो जिंदा है तो, क्योंकि वो वार्म ब्लडेड है। बर्ड्स और मैमल्स का कितना मिलेगा? 37। पर मेंढक का 0 ही मिलेगा, इस क्योंकि मेंढक क्या है? वार्म ब्लडेड है। मेंढक का टेम्परेचर उतना ही होता है जितना बाहर का होता है। इसलिए आपने देखा होगा बरसाती सीजन में मेंढक ज्यादा दिखाई देते हैं, बाकी सीजन में कम दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं वो सारे सारे भाग जाते छुप जाते हैं कहीं, ऐसा नहीं है। वो जमीन के नीचे 1-2 सेंटीमीटर के नीचे जहां पे गिल्ली मिट्टी होती है ना, वो अपने आप को दफना लेते हैं, उसको हम हाइबरनेशन कहते हैं, विंटर स्लीप बोलते हैं। उसमें अपना रेस्पिरेशन रेट घटा लेते हैं। वो जहां हार्ट बीट उनकी 50 बार धड़कता है दिल उनका, तो वो 5 से 7 बार धड़कता है, उससे एनर्जी कंजम्पशन कम होती है, और अपने अंदर वो फैट को स्टोर करके 2-3 महीने के लिए आराम करते हैं। उसका नाम होता है विंटर स्लीप, हाइबरनेशन। ऐसे ही कुछ जीव गर्मियों में अपने आप को बचाने के लिए इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं, ग्रीष्मकालीन समाधि ले लेते हैं, उसको हम एस्टिवेशन कहते हैं, समर स्लीप कहते हैं। वैसे बायोलॉजी में एस्टिवेशन का मतलब अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल भी होता है, ठीक है। और कुछ ही तरह आपने देखा हुआ बारिश में जब जो पहाड़ी एरिया होता है या जमीन होती है, वहां पे बहुत सारा अलग अलग तरह के पौधे मिलते हैं, ग्रीनरी दिखाई देती है आपको। जैसे ही बारिश खत्म होगी तो वो पौधे इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं, उसको बोलते हैं डायोफेज। क्या बोलेंगे इसको? डायोफेज। यूनिट ज्यादातर जो प्लैंकटन होते हैं वो इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं। जैसे ही बारिश का सीजन आया दे बिकम अगेन जर्मिनेट, ठीक है ना, और उनकी पॉपुलेशन आप आराम से ऑब्जर्व कर सकते हो। तो डायोफेज होती है। हाइबरनेशन का मतलब क्या हो गया? होमवर्क याद रख लो, विंटर स्लीप और हाइबरनेशन। और समर स्लीप कौन सी होगी? एस्टिवेशन, ठीक है। और कोल्ड ब्लडेड बर्ड्स और मैमल्स को छोड़कर बाकी सारे क्या हैं? कोल्ड ब्लडेड का नाम होता है पोइक्लोथर्मल, एक्टोथर्मल। पोरीफेरा से लेकर रेप्टाइल्स तक सारे क्या हैं? कोल्ड ब्लडेड हैं। इनका टेम्परेचर उतना ही मिलेगा जितना बाहर का मिलता है। हम क्या हैं? वार्म ब्लडेड। पक्षी भी क्या हैं? वार्म ब्लडेड। यूरीथर्मल क्या है? वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को जो सहन करे। डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना। स्टेनोथर्मल क्या है? नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में जो सर्वाइव करें। यूरी हेलाइन सेलिनिटी हो जाएगा, वाइड रेंज ऑफ सेलिनिटी। अब ये रूल है ग्लोबल रूल, भाई याद करना है, कोई खास बात नहीं है इसके अंदर। देखो ध्यान से प्लीज। वार्म ब्लडेड एनिमल यानी बर्ड्स और मैमल्स लेस पिगमेंटेशन होता है कोल्डर एरिया में,
और डार्क पिगमेंटेशन होता है उमिड और हॉट एरिया में। यानी ज्यादा गोरे कौन से होंगे, जो हिमाचल में रहेंगे या जो केरला में रहेंगे। हिमाचल वाले में पिगमेंटेशन कम होगा, केरला वालों में ज्यादा होगा। दूसरा होता है बर्गमैन रूल। वार्म ब्लडेड एनिमल्स यानी बर्ड्स और मैमल्स ऑफ कोल्डर एरिया आर ऑफ लार्जर साइज एज कंपेयर टू वार्मर एरिया, एज कंपेयर टू वार्मर एरिया। क्योंकि यदि गर्म एरिया में है और उनका सरफेस एरिया ज्यादा हो गया तो उनके अंदर से वाटर लॉस भी ज्यादा होएगा, ठीक है ना, ड्राइनेस ज्यादा हो जाएगी। एलन रूल, एक्सट्रीमिटीज यानी ईयर, टेल, लेग्स जो ये होते हैं इनको एक्सट्रीमिटीज कहते हैं, ऑफ मैमल्स ऑफ कोल्डर एरिया आर शॉर्टर, ठीक है ना। ठंड एरिया में जो मैमल्स रहते हैं उनके कान, पूंछ और पैर छोटे होते हैं एज कंपेयर टू वार्मर एरिया। ये स्टडी कहती है, ये रूल बना दिए इन्होंने। उसी तरह रेंच रूल होता है, रोंच नहीं है ये, RENCH है, रेंच रूल। बर्ड्स हैव नैरो विंग्स इन कोल्डर एरिया देन कंपेयर टू वार्मर एरिया। जॉर्डन रूल क्या कहता है, फिश ऑफ कोल्डर वाटर हैव मोर वर्टिब्री, लंबी होती हैं। जो ज्यादा ठंडे पानी में मछलियां रहती हैं उनका वर्टिब्री नंबर ऑफ वर्टिब्री ज्यादा होती हैं, इसलिए उनकी लंबाई ज्यादा होती है। ये 4-5 रूल हैं, ये पढ़ लेना एक बार। अब आता है थर्मोपीरिडिसिटी, यानी देखो ध्यान से, रेगुलर चेंज इन टेम्परेचर दैट अकर एट स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे आप देखोगे कुछ जीव होते हैं सुबह सुबह एक्टिव होते हैं, अरूरल कहते हैं उसको, ठीक है ना। डायूरल्स का मतलब दिन में एक्टिव रहने वाले। एक होते हैं भाई सीजनल, कुछ आपको पता होगा पक्षियां आते हैं पार्टिकुलर सीजन में, जैसे जो भिंडावास बर्ड सेंचुरी ना झज्जर के अंदर, वहां पे साइबेरिया से पक्षी आते हैं। जब वहां पे ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो इस सीजन में आप देखोगे तो लोग पक्षियों को देखने के लिए अलग अलग, और वो परमानेंट रुकने नहीं आते, क्योंकि देश तो आदमियों के लिए बटे हुए हैं, पक्षियों के लिए थोड़ी ना बटे हुए हैं। वहां पर इतनी ज्यादा ठंड हो जाती है तो उससे बचने के लिए वो हिमालय क्रॉस करके यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये सीजनल बोलते हैं इसको, एक पार्टिकुलर सीजन में एक्टिवेट होते हैं ये। यानी ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट शो फ्लावरिंग इन ए पार्टिकुलर सीजन, प्लांट में भी होता है ऐसा ही, एनिमल में भी। ये देखो थोड़ा ध्यान से देखेंगे यहाँ पे हम, मिमिक्री। मान लीजिए बच्चे, जैसे आपने देखा होगा जब 5 सितंबर को टीचर दिवस होता है ना, टीचर डे होता है, तो बच्चे एक्टिंग करते हैं, जो टीचर पढ़ाते हैं उसकी, किसी राजनेता की एक्टिंग करते हैं वो। तो जो एक्टिंग करे ना वो तो होता है मिमिक, क्या होता है, और जिसकी एक्टिंग करे वो होता है मॉडल। मान लीजिए आप किसी फिल्मी स्टार की एक्टिंग कर रहे हो, आप तो हो गए मिमिक, और जिसकी आपने एक्टिंग की है वो क्या हो गया, मॉडल। बस ध्यान रखना इसका। ये प्रकृति में भी ऐसा ही बहुत सारे जीव होते हैं जो एक्टिंग करते हैं, कुछ शिकार पकड़ने के लिए, कुछ शिकार से बचने के लिए। जैसे हम बात करेंगे वार्निंग कलरेशन, ये पहले क्रिप्टिव अपीयरेंस मिमिक्री, कंसलिंग एग्रेसिव मिमिक्री बोलते हैं। इफ प्रीडेटर इज कैमोफ्लैग, कैमोफ्लैग का मतलब होता है सराउंडिंग से कलर मैच करना। जैसे ग्रास होपर का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। अब यदि उसका रेड हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पर, उसकी पॉपुलेशन जल्दी खत्म हो जाएगी। मान लीजिए स्नेक ने देख लिया है ना, तो स्नेक को पहचान में नहीं आएगा कि घास है या ग्रास ऊपर है। यदि वो बिल्कुल रेड होगा तो पहचान में दूर से आ जाएगा ना। अरे हमारी आर्मी का कलर लीफ जैसा, मिट्टी जैसा होता है, यदि शाइनिंग रेड कर दें हम तो पॉपुलेशन के क्या इफेक्ट पड़ेगा, युद्ध में कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या, दूर से ही देख के मार देंगे लोग, है ना। तो इसलिए ऐसा होता है कि सराउंडिंग से कलर मैच हो, दूर से पहचान में ना आए, लो सोचो को पेड़ है, मिट्टी है। उसी तरह छिपकली वही सर्वाइव कर पाती है जिसका दीवार से कलर मैच होता हो, कैमोफ्लैग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, कैमोफ्लैग, यानी सराउंडिंग से कलर मैच करना, सराउंडिंग से कलर मैच करना। देखो क्या लिख रखा है, लार्जर ईट स्मॉलर। लार्जर का नाम होता है प्रीडेटर, स्मॉलर का नाम क्या होता है, प्रे। फायदा किसको होता है और नुकसान किसका होता है। इफ प्रीडेटर इज कैमोफ्लैग देन इट कैन इजीली पिक अप इट्स प्रे, यानी शिकार पकड़ने वाला जो ना छिपकली है, मच्छर के पास जाके बैठ जाते आराम से, मच्छर सोचता है तो डेड है कोई, और फिर एकदम से हमला करती है उसके ऊपर।
शिकार पकड़ने के लिए जो प्रीडेटर ना वो एक्टिंग करता है कैसी कि वो इनएक्टिव है, यानी कैमोफ्लेज कलर मैच कर जाता है इसका टू पिक अप इट्स प्रे बिकॉज प्रे कैन नॉट नोटिस इट्स प्रीडेटर। समझ में आ गई बात ये क्या है? यानी जो शिकारी है वो क्या करता है, कैमोफ्लेज है उसका, मतलब कलर इस तरह का जैसे दीवार का हो, तो जो प्रे है उसको पता नहीं लग पाता कि ये मेरा प्रीडेटर मुझे खाएगा। वो वहां पे क्या हो जाता है, निश्चित होकर बैठ जाता है मुझे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि पता लग जाए खतरा फिर तो उठ जाएगा, भाग जाएगा वहां से वो, इसलिए वो रिलैक्स हो जाता है और एक उसका शिकार कर लिया जाता है। ठीक है ना?